मेरी बेटी डॉक्टर बनना चाहती थी, अब मैं उसको डॉक्टर नहीं बनाऊंगी। मैंने मना कर दिया, मेरी बेटी डॉक्टर नहीं बनेगी, क्योंकि मैं क्यों अपनी बेटी को मरने के लिए इन हैवानों के पास भेजूं। जब अस्पताल में हमारी बेटियां सेफ नहीं है तो कौन लड़की नर्स बनेगी, कौन लड़की डॉक्टर बनेगी। उसने 4 साल का नीट जैसा टफेस्ट एग्जाम क्लियर किया है। इंडिया में सबसे टफेस्ट एग्जाम नीट का होता है, उसने वो क्लियर किया। उसके बाद ट्रेनिंग उसकी थी। उनके साथ में भी इसी तरह से सलूक किया जाए, उन्हें फांसी की सजा दी जाए। आज मैं फिलहाल जॉब करती हूँ और ये मैं फिलहाल एक होटलियर टू में जॉब करती हूँ। मुझे जब जाते हुए भी डर लगता है, सीरियसली। तो आज हमारे साथ ये जो बीच में मामला हुआ है, उसे कितने साल के बाद फांसी मिलेगी और हमें आजादी कब मिलेगी? किस बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे को बदल दीजिएगा। इससे हमें अपनी दुर्बलता की बू आती है। हमें क्यों बेटी को बचाना है? हमें किससे बेटी को बचाना है? हमें अपने ही देश में किससे बचाना है बेटी को? हमें बचाना नहीं है बेटी को, हमें बेटी को शक्तिशाली बनाना है, ताकतवर बनाना है। और जो हमारी बेटी को हाथ लगाए, जो हमारी बेटी को छुए, उसे फांसी के तख्ते पर लटकाना है। भारत की हर बच्चे के लिए, हर लड़की के लिए और अपनी सिक्योरिटी के लिए हम शाहीन बाग में अगला प्रोटेस्ट निकालेंगे। उसकी कॉल हम अभी से कह रहे हैं। हेलो दोस्तों, इंडिया की न्यूज़ में आपका स्वागत है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जामिया नगर के जाकिर नगर में। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि काफ़ी लोग इस वक्त यहाँ पर कैंडल मार्च निकाल रहे हैं कलकत्ता के उस केस को लेकर, जो एक डॉक्टर बेटी जो आगे चलकर अपने माँ बाप के सपना साकार करती, उसको मतलब शुरुआत करने से पहले ही उसको दरिंदों ने जो है वो ख़त्म कर दिया है। यहाँ पर कैंडल मार्च निकाल रहे हैं और कैंडल मार्च काफ़ी आगे तक निकालना चाहते थे, लेकिन फ़िलहाल पुलिस की तरफ से जो है परमिशन नहीं मिली, तो ये यहीं खड़े होकर इस तरीके से जो है वो अपना विरोध प्रदर्शन दिखा रहे हैं। आपको ये दिखा रहा हूँ मैं, बड़े बड़े बैनर पोस्टर लेकर यहाँ पर लोग खड़े हुए हैं। यहाँ सबसे पहले निर्भया 2012, उसके बाद संगम विहार की राबिया सैफी, उसके लिए आवाज़ उठाई, और अब ये जो है कलकत्ता की डॉक्टर जो हैं, ये क्या ऐसे ही चलता रहेगा? यहाँ पर हेमंत बिस्वी जी, कब तक ये प्रोटेस्ट चलते रहेंगे? क्या ऐसे ही इन लोगों को दरिंदे बनते रहेंगे? पहले निर्भया, उसके बाद राबिया सैफी संगम विहार दिल्ली की, और अब ये डॉक्टर कलकत्ता की। देखिए, दिल्ली में बल्कि हिंदुस्तान में हर 10 मिनट पर एक गैंग रेप होता है या रेप होता है, और हम लोग मोमबत्ती जलाते हैं और चुपचाप होकर अपने घरों को चले जाते हैं। मैं कहती हूँ, आप महिलाओं को देवियाँ बोलते हो, आप हमें देवियाँ मत मानो, आप हमें साधारण महिला मानो, लेकिन महिला मानने के बाद आप हमें इंसाफ दो, हमें संवैधानिक तरीके से इंसाफ दो। कभी कलकत्ता में होता है, कभी अलीगढ़ में हो जाता है, कभी मध्य प्रदेश में हो जाता है, कभी बुलंदशहर में 6 साल की बच्ची के साथ हो जाता है, कभी मेरठ में 3 साल की बच्ची के साथ हो जाता है, कभी बिहार में 14-14 साल की बच्चियों के साथ हो जाता है। तो ये जो रेप के लगातार बढ़ते हुए केस हैं, ये दर्शाते कि कहीं ना कहीं ये सरकार का फेलियर है, और सरकार क्योंकि मुजरिमों को सजा नहीं देती और आसाराम बापू जैसे लोगों को एकदम से पैरोल पर निकाल देती, तो लोगों के हौसले बढ़ रहे हैं। और जिस तरह आपको याद होगा, बिल्किस बानो के बलात्कारियों को संस्कारी कह के छोड़ा गया, तो ये उसी संस्कार का नतीजा है मोदी जी, कि कभी बंगाल तो कभी उत्तर प्रदेश तो कभी दिल्ली तो कभी राबिया सैफी, कभी कोई। अगर बलात्कारियों को सही से सजा देनी शुरू हो जाए ना, तो मेरे ख्याल से हमें मोमबत्ती में पैसे फूकने की जरूरत ना पड़े। आप इसके पीछे स्कैंडल सोचिए, वो जो अस्पताल है RJK हॉस्पिटल, वहाँ पर सेक्स रैकेट चलता था, वहाँ पर अफीम गांजा चलता था, वहाँ का जो एक प्रिंसिपल था वो पूरा का पूरा इन लड़कियों को सप्लाई करता था, और तमाम इसमें सरकार के तार इसमें हाथ में थे। क्योंकि सरकार के तार इसलिए हाथ में थे, तो इन्होंने सोचा उस मामले को दबा दे, इसको मार दिया। लेकिन मारने के बाद जब ये मामला तूर पकड़ा, तो आज ममता बनर्जी खुद प्रोटेस्ट के साथ फिर रही हैं, क्योंकि ममता बनर्जी को भी पता है कि उन्होंने भी देखा है कि दिल्ली की सरकार किस तरह निर्भया पर पलट दी गई थी जब कांग्रेस की सरकार थी। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार बंगाल में भी सत्ता परिवर्तन होगा। अगर आप गठबंधन से हैं तो आप पे 7 खून माफ। क्या लड़कियां माले गनीमत है? क्या आओ कोई भी लूट कर चले जाओ? हमारी कोई इज्जत, हमारा कोई सेल्फ रेस्पेक्ट नहीं है। तो जिस तरह उस लड़की के साथ ज्यादती करी गई और हैवानियत की तमाम हुदूद को पार कर दिया गया, अगर आप देखें, उसकी आंखें फोड़ दी गई, उसने स्पेक्ट लगा रखा था, चश्मा लगा रखा था, टोटल कांच उसकी आंख में घुस गया, उसके बाद उसकी गर्दन तोड़ दी गई, उसके जबड़े तोड़ दिए गए, उसके दोनों टांगे जो हमारे पैर ऐसे होते तोड़कर ऐसे कर दिया गया। और कह रहे हैं कि नहीं, एक आदमी ने करा, उसके साथ कम से कम 8 या 9 लोग थे, क्योंकि मर्द का सीमेन जो होता है, अगर कोई मर्द किसी भी फिजिकली औरत के साथ रिश्ते में आता है तो मात्र 10 ग्राम सीमन वहाँ डिस्चार्ज करता है। वहाँ पर 151 ग्राम सीरम था। कहाँ था वो सीमन? ममता बनर्जी, आप तो एक मतलब महिला हैं, और मैं तो सैल्यूट करती थी
महुआ मोहित्रा मेरी आइडिया, लेकिन जब अपनी स्टेट में हुआ, अपनी पार्टी कसूरवार हुई, तो महुआ मोहित्रा मुंह बंद करके बैठ गई और 6 दिन बाद ट्वीट कर रही हैं। क्यों भाई, जब तुम्हारी स्टेट में होगा तो तुम कुछ नहीं बोलोगे, हम सिर्फ बीजेपी को कोसते रहेंगे। जब तुम्हारे यहाँ महिला सिक्योर नहीं होगी, तुम उसको क्यों नहीं पकड़ोगे? 5 दिन बाद में तो तुम वहाँ पर बोल रहे हो ना, तो तुम 9 अगस्त में क्यों नहीं बोले थे? तुम 15 अगस्त में क्यों बोल रहे हो? ऐसे ही लुटवा देंगे। अरे मैं अमन रिजवी, मेरी बेटी डॉक्टर बनना चाहती थी, अब मैं उसको डॉक्टर नहीं बनाऊंगी। मैंने मना कर दिया, मेरी बेटी डॉक्टर नहीं बनेगी, क्योंकि मैं क्यों अपनी बेटी को मरने के लिए इन हैवानों के पास भेजूं? जब अस्पताल में हमारी बेटियां सेफ नहीं है, तो कौन लड़की नर्स बनेगी, कौन लड़की डॉक्टर बनेगी? आप देखिए, अभी एक नर्स का वाकया है, वो ड्यूटी कर एक मुसलमान नर्स आ रही थी, उसके साथ भी इसी तरह हैवानियत करी गई। तो अस्पताल में हमारी बेटियां सिक्योर नहीं है, बसों में सिक्योर नहीं, पॉलिटिकल पार्टी में सिक्योर नहीं, सड़कों पर सिक्योर नहीं, तो कहाँ पर सिक्योर है? मंदिरों में, जहाँ तुम घंटे बजाते हो कि हमारी देवियां हैं, वहां पर हम सिक्योर है। जहाँ तुम भारत माता की जय लगाते हो, वहां पर हम सिक्योर है। हमें नहीं बनना देवी, हमें महिला बनना है, हमें सम्मान चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए। जो भी इस तरह का वाकया होता है, आप खुदारा वहां पर फौरन एक ऐसा कानून पारित करिए जहाँ पर 6 दिन या 15 दिन के अंदर मुजरिमों को फांसी दे दी जाए। कि अगर हमारी इंडिया में अगर हमारे डॉक्टर एक नॉर्मल प्रोफेशन में होने के बाद वो सेफ नहीं है, तो क्या हम अदर टीचर्स अगर हम किसी और प्रोफेशन में होके क्या हम लोग सेफ हैं? उसने 4 साल का नीट जैसा टफेस्ट एग्जाम क्लियर किया है। इंडिया में सबसे टफेस्ट एग्जाम नीट का होता है, उसने वो क्लियर किया। उसके बाद ट्रेनिंग उसकी थी, उसके बाद उसकी क्या गलती थी? गलती क्या थी? उसने टफेस्ट एग्जाम क्लियर करके ही, उसने पास आउट करके ही ये सारी चीज़ें कंटिन्यू करी थी। फिर उसकी क्या गलती थी? उन्होंने उस लड़की को जान से मारा है, उन्हें भी अपनी जान गंवानी होगी, तभी उन्हें एहसास होगा। बहुत ज़्यादा डर लगने लगा है, क्योंकि मेरी भी बेटियां हैं 3, अब तो उन्हें भी भेजने में बहुत ज़्यादा डर लगता है। और जिस तरह से जल्लादों ने उसके साथ में क्या, उस बेटी के साथ में, उनके साथ में भी इसी तरह से सलूक किया जाए, उन्हें फांसी की सजा दी जाए। आज हम उस बेटी के लिए खड़े हैं, वो देश की बेटी नहीं, वो हमारी भी बेटी है। अगर हम लोग इंडियंस हैं तो हम लोग चुप किस लिए हैं? आज हम क्यों नहीं बोल सकते हम लोग अपने बहनों के लिए? अगर रक्षाबंधन था तो उस भाई ने सिर्फ रक्षा कहाँ करी? उसने क्यों उस लड़की को मार दिया? क्या हम अपने भाइयों के होते हुए भी सेफ हैं? नहीं है। क्यों हम हमारे जो भाई हैं सिर्फ इतना सोचते कि हमारे घर की बहनें सेफ हैं और अदर बहनें क्यों नहीं सेफ रह सकती हैं? मैं फ़िलहाल जॉब करती हूँ और जैसे मैं फ़िलहाल एक होटेलियर रूम में जॉब करती हूँ और जैसे देखते हुए क्या सोचती हैं अब आप? मुझे जब जाते हुए भी डर लगता है, सीरियसली। मैं बाहर जाती हूँ तो मुझे डर लगता है कि मेरी नाइट शिफ्ट होती है, मेरी 3 to 12 शिफ्ट होती है। अब मैं रात को 12 बजे आती हूँ, ड्रॉप से आती हूँ, लेकिन इसी जगह मैं इसी ड्रॉप से उतरती हूँ, फिर पैदल अपने घर 15 मिनट के रास्ते से जाती हूँ, लेकिन इस 15 मिनट के रास्ते से मुझे डर लगता है। तो मैं ये चाहती हूँ कि आज जो उस बहन के साथ हमारे हुआ, जो उस बेटी के साथ हुआ, जो उस माँ के साथ हुआ, वो किसी के साथ ना हो आगे। हम सब इंसाफ चाहते हैं। 2012 में निर्भया केस होने के बाद हमारी सरकार ने उसको 10 साल के बाद फांसी दी, लेकिन आज मैं ये पूछना चाहती हूँ, आज हमारे साथ ये जो बीच में मामला हुआ है, उसे कितने साल के बाद फांसी मिलेगी और हमें आज़ादी कब मिलेगी? आज ये मोमिता के साथ हुआ, उससे पहले बिल्किस बानो के, राबिया सैफी के, और उससे पहले जो हमारी निर्भया थी उसके साथ ही सब कुछ हुआ है। मैं यहाँ पर ये कहना चाहता हूँ कि हमारे देश का एक नारा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हमने बेटी को बचा भी लिया, बेटी को पढ़ा भी लिया, लेकिन बेटी को पढ़ाने के बाद भी हम नहीं बचा पा रहे हैं अपनी बेटी को। तो ये सब हमारी सरकार का फेलियर है। हम यहाँ से ये आवाज़ उठाना चाहते हैं कि इसके लिए कोई सख्त कदम ऐसा उठाया जाए सरकार की तरफ से, जो आने वाले टाइम में कोई भी दरिंदा ये कोशिश न कर सके, किसी की बेटी को रोंदने की कोशिश न कर सके। मैं ये कहना चाहूँगा यहाँ से कि हमारी सरकार का फेलियर है कि जो हम इसको रोक नहीं पा रहे हैं। यह हमारी जनता का फेलियर है कि जो हम इसको रोक नहीं पा रहे हैं। कभी निर्भया होती है, कभी राबिया सैफी होती है, कभी बिल्किस बानो होती है, कभी मोमिता होती है, कभी कोई और होती है। अभी ये केस उभरा ही था, इस केस पर हम बात कर ही रहे थे, लेकिन अब ये उत्तराखंड के बारे में आप सुन रहे हैं कि उत्तराखंड में कैसे कम से कम 8-9 दरिंदों ने एक बच्ची का बलात्कार किया और उसको मार के डाल दिया बिल्कुल एकदम। तो ये सब कुछ रुकेगा नहीं। मैं यहाँ पर एक बात ये बोलना चाहता हूँ कि आप और देश की सरकार से आह्वान करना चाहता हूँ कि इस बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे को बदल दीजिएगा। इससे हमें अपनी दुर्बलता की बू आती है। हमें क्यों बेटी को बचाना है? हमें किससे बेटी को बचाना है? हमें अपने ही देश में किससे बचाना है बेटी को? हमें बचाना नहीं है बेटी को, हमें बेटी को शक्तिशाली बनाना है, ताकतवर बनाना है। और जो हमारी बेटी को हाथ लगाए, जो हमारी बेटी को छुए, उसे फांसी के तख्ते पर लटकाना है। जिसने ये काम किया है उसे फौरन
बीच चौराहे पर फांसी लगानी चाहिए। भारत की हर बच्चे के लिए, हर लड़की के लिए और अपनी सिक्योरिटी के लिए हम शाहीन बाग में अगला प्रोटेस्ट निकालेंगे। उसकी कॉल हम अभी से कह रहे हैं।